गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज जो है हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर और डीएनए आरएनए क्या होता है। तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आप लोग में से यदि किसी ने जो है पिछला वीडियो नहीं देखा है, जो सेल चैप्टर पढ़ाए थे, तो वो सबसे पहले जाके आप लोग जो है सेल चैप्टर को देख लीजिए, ताकि जो है आगे आप लोग को समझ में भी आए। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस डीएनए और आरएनए को समझेंगे। ठीक है, डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। तो डीएनए आरएनए जो हम लोग को पढ़ना है, तो इसके लिए एक चैप्टर है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये जिसको कहते हैं हिंदी में केंद्रक अम्ल या केंद्रिका अम्ल। ठीक है, तो इसी केंद्रिका अम्ल में जो है, इसी केंद्रिका अम्ल का जो है एक पार्ट है डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो डीएनए आरएनए को हम लोग को पढ़ना है। डीएनए मतलब इसका फुल फॉर्म बोलिए तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म बोलिए तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो पहले ये जानते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप लोग को बताए भी थे। यह जो है न्यूक्लियस का जो है पार्ट है, ये सेल है हम लोग का। सेल में जो बताए थे कि मीडियम में जो है वो न्यूक्लियस होता है, जो कि कंट्रोलर का काम करता है। और इसी न्यूक्लियस में जो है लिक्विड टाइप से होता है, जिसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। यही न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत जो है ये डीएनए आरएनए पाया जाता है, और डीएनए आरएनए को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये न्यूक्लिक एसिड किस में आता है। आपको क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो यह न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका के न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड में जो है दो चीज होते हैं, आप लोग को बताए भी थे, डीएनए और आरएनए, और भी सारा चीज होते हैं। तो हम लोग को पहले डीएनए आरएनए को जानना है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन क्या आएगा कि सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा कि डीएनए का जो है पहला अवलोकन किसने किया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीएनए के खोजकर्ता कौन है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर दिया किसने दिया। ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में किसने पता लगाया, डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये सब हम लोग को क्वेश्चन उठता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में यहीं से या तो पूछ देगा कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम लोग यहाँ जानेंगे। हम लोग फुल फॉर्म को देख लिए, और यह न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो यह न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, और न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है, हमारे कोशिका के न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो पहले बात हम लोग करते हैं डीएनए का अवलोकन किसने किया। यदि डीएनए का अवलोकन के बारे में आप लोग को पूछा जाए, तो एक वैज्ञानिक का नाम आता है कार्लसबर्ग। ठीक है, डीएनए का अवलोकन यदि पूछा जाए तो वैज्ञानिक का नाम आता है कार्लसबर्ग। वैसे उसके बाद भी जो है 2-3 वैज्ञानिक आए जो इसको देखने का काम किए डीएनए को। तो यदि पहला अवलोकन पूछा जाए तो कार्लसबर्ग बताइएगा। और यदि डीएनए के खोजकर्ता के बारे में पूछा जाए, मतलब कि डीएनए के संरचना कौन दिया, तो 2 वैज्ञानिक थे, वाटसन एवं क्रिक, जो कि 1951 में जो है इस संरचना के बारे में बताते हैं। 1951 में हमारा देश जब आजाद हुआ था 1947 में, 47 के बस 3 साल बाद। ठीक है, 1951 में जो है डीएनए के संरचना के बारे में बताते हैं वाटसन एवं क्रिक। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन उठेगा आप लोग को, डीएनए जो है ये न्यूक्लिक एसिड के अलावा और कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन उठेगा, तो इसका जवाब यही होगा कि डीएनए जो है हमारा न्यूक्लिक एसिड के अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, पेड़ पौधे का जो है क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ हम लोग को डीएनए पाया जाता है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन क्लियर हो गया। यदि पूछा जाए तो हम लोग क्लियर कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग का बात आता है कि आप लोग को बताए थे कि डीएनए जो है कहाँ पाया जाता है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड के जो है अंदर गुणसूत्र होता है, और इसी गुणसूत्र के अंदर जो है ये हमारा डीएनए होता है। ठीक है, तो ये हम लोग गुणसूत्र का फिगर बनाया। ठीक है, ये जो है आप लोग को बताए थे कि जोड़ा में होता है। ये हम लोग 2 गुणसूत्र को देख रहे हैं, एक इधर है एक इधर है, तो ये जोड़े में है। तो गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, ये हमारा न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। तो इसी
इसी गुणसूत्र में जो है हमारा डीएनए पाया जाता है। ठीक है, इसी गुणसूत्र में हमारा डीएनए पाया जाता है और ये जो है 23 जोड़ा में होता है, मतलब 46 की संख्या में होता है। और यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ये 2 जोड़ा देख रहे हैं, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। इसी तरह जो है 23 जोड़ा हम लोग का जो है ये गुणसूत्र होता है न्यूक्लियस में। ठीक है, तो जब वैज्ञानिक ने गुणसूत्र को देखा न्यूक्लियस में, इस गुणसूत्र को देखा, तो फिर इसने क्या किया, गुणसूत्र को जो है देखे कि ये जोड़ा में है, इसको क्या किए, इसको जो है एक साइड का हिस्सा को क्या किए कि उसको जो है पकड़ के जो है सोचे देखते हैं इसमें क्या होता है, उसको पकड़ के खींच दिए तो पकड़ के वो नमर गया। देहाती भाषा में बोलिए तो वो नमर गया और स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन गया। इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का जो नाम पड़ा डीएनए पड़ता है। ठीक है, जब खींचा गया तो नमर गया और नमर करके जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना, एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना, मतलब दो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर का नाम जो है डीएनए दिया गया। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक आकर के ये काम किए और ये डीएनए नाम दिए। फिर आगे क्या होता है कि डीएनए तो नाम दिया गया, फिर आगे आकर के एक वैज्ञानिक और आते हैं जोहानसन। ये भी जो है थोड़ा अपना कमाल दिखाए, तो सोचना देखते हैं डीएनए खींचा तो स्प्रिंग बना, तनी हमहू खींच दें तो क्या होता है देखते हैं। ठीक है, ये सोचना आकर के क्या पकड़ के आकर के ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को जिसका नाम डीएनए पड़ा था उसको पकड़ के नमार दिए पकड़ के बड़ा हो गया और इस प्रकार का संरचना बन गया। इस प्रकार का संरचना जो बना तो इसको जो है नाम इसका जो पड़ा जीन नाम पड़ा। ठीक है, इसका नाम पड़ा जीन। और इस जीन के अंदर जब देखा गया तो इस जीन के अंदर भी कुछ पदार्थ पाए गए, कुछ चीज पाए गए जिसका नाम पड़ा था न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिर ये तो इसको इसी गुणसूत्र को खींचने का काम किया तो डीएनए बना, और डीएनए को जो खींचने का काम किया, नमारने का काम किया तो जीन बना। तो इसको समेट भी देगा, तो इसी तरह जीन को जब हम समेटेंगे तो डीएनए बनेगा, डीएनए को समेटेंगे तो गुणसूत्र बनेगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस में पाया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये डीएनए होता क्या है। तो देखिए डीएनए को जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं, यह जो है इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। कैसे, देखिए जैसे माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे बच्चा को जो है दांत होता है, 5 उंगली होता है, क्या होता है, बाल होता है। तो उस बच्चा को जो है ये कैसे पता लगता है कि बच्चा को जो है 5 उंगली होना चाहिए, मुंह पे बाल करके यहाँ बाल होना चाहिए, दांत यहाँ होना चाहिए, 2 आंख होना चाहिए, 1 आंख कान होना चाहिए। तो ये जो इंफॉर्मेशन देता है माँ के गर्भ में कि 5 उंगली होना चाहिए, ऐसा ही स्ट्रक्चर होना चाहिए, आंख यहाँ होना चाहिए, मुंह पे बाल नहीं होना चाहिए, यहाँ बाल होना चाहिए, यही इंफॉर्मेशन जो है हमारा डीएनए देता है कि यहाँ ये चीज होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए। सुव्यवस्थित करने का काम जो है यह हमारा डीएनए करता है। ठीक है, तो वैसे डीएनए और जीन का बात करें तो ये कोई कुछ भी इसमें अंतर नहीं है। गुणसूत्र का बात करें कुछ भी अंतर नहीं है, तीनों जो है एक ही होता है और तीनों जो है एक ही काम करता है। ये अनुवांशिकी लक्षण का काम करता है। जैसे आप लोग को क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाएगा तो डीएनए का काम क्या होता है, तो ये अनुवांशिकी लक्षण मतलब माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो बच्चों में आते हैं। वो कैसे हम लोग जानते हैं, तो देखिए जिस तरह जो है हम जीके जीएस का टीचर है, आप लोग को जीके जीएस समझा रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या, हमारे जो आने वाले बच्चा होंगे तो क्या होगा, क्या वो जीके जीएस का टीचर बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो है जीके जीएस जो हमारे माइंड में है वो हमारा डीएनए में नहीं है। देखते हैं हम लोग कि माता पिता के कुछ गुण जो होते हैं वो बच्चों में पाए जाते हैं। बिकॉज इसके पीछे क्या रीजन होता है, यही डीएनए रीजन होता है, यही जीन रीजन होता है, यही गुणसूत्र रीजन होता है। मतलब
यह जो है अनुवांशिकी लक्षण देने का काम करता है। तो कुछ ही ऐसे गुण होता है जो पाया जाता है। ऐसा नहीं कि हम जीके जीएस का टीचर है या जीके जीएस आप लोग को बता रहे हैं, जो मेरे माइंड में है वो भी उसके माइंड में होगा। यदि ऐसा होता वो सीधे आकर के टीचर बन जाता और आप लोग को बच्चे में पढ़ाने लगता। वो ओ आ को ख के सीखने की जगह जो है सीधे जो है आप लोग के सामने बकने लगता, ऐसा होता। लेकिन जो है वो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, जैसे एक पहलवान को ले लीजिए, वो पहलवान है, बॉडी बिल्डर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि उसके आने वाले बच्चे भी पहलवान होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वजह है उसका डीएनए, क्योंकि डीएनए में जो पाया जाता है तो वही लक्षण जो है उसके बच्चे में आता है। कुछ ही लक्षण जो डीएनए में लक्षण होता है। ऐसा नहीं कि वो बॉडी बिल्डर है तो उसका मांसपेशियां में गुण है, तो ऐसा थोड़ी कि मांसपेशियां वाला गुण जो है उसके बच्चों में चले जाएगा। डीएनए का जो लक्षण होगा वो उसके बच्चों में जाएगा, न कि मांसपेशियां वाला लक्षण, न कि माइंड वाला लक्षण। जो डीएनए में लक्षण होता है वो उसके बच्चों में जाता है। ठीक है, तो डीएनए एक तरह से बोलिए तो ये अनुवांशिकी लक्षण देने का काम करता है। मतलब माता पिता के जो बच्चे होते हैं तो उनमें जो है डीएनए के थ्रू डीएनए में जो चीज पाया जाता है, तो डीएनए में जो गुण होता है वो गुण जो है उसके आने वाले बच्चों में होते हैं। जैसे देखेंगे कोई जिसका पिताजी छोटे हैं, नाटे हैं, तो वो बच्चा नाटा हो जाता है। माता नाटी है तो वो नाटी हो जाती है। तो इस चीज को वैसे हम लोग समझेंगे कैसे नाटी होती है, कैसे मतलब पिताजी बड़े हैं, पिताजी लंबे हैं तो उसका बच्चा भी लंबे होगा। तो ये सब चीज को हम लोग समझेंगे बाद में। तो आप लोग का यदि क्वेश्चन पूछे तो ये बच्चों में जो अनुवांशिकी लक्षण होता है, यदि माता पिता के बच्चे पैदा होते हैं उसमें जो अनुवांशिकी लक्षण होता है, माता पिता के जो कुछ लक्षण आते हैं तो वो कौन देने का काम करता है, तो डीएनए। तो डीएनए जीन और गुणसूत्र में कोई अंतर नहीं है, उतना फिलहाल कुछ अंतर नहीं है। यदि डीएनए होगा अनुवांशिकी लक्षण का देने का काम, यदि डीएनए आपका ऑप्शन में न रहे तो आप जीन मारिए, यदि जीन भी ऑप्शन में न रहे तो आप गुणसूत्र मारिए। ठीक है, तो तीनों में कोई अंतर नहीं है, तीनों जो है अनुवांशिकी लक्षण देने का काम करता है। ठीक है, बच्चों में लक्षण देने का काम करता है, माता पिता के गुण देने का काम करता है। ठीक है, तो कौन गुण देने का काम करेगा, जो डीएनए में पहुंचा हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग का ब्रेन वाला गुण उसमें दे देगा। यदि ब्रेन वाला गुण दे देगा तो शुरू से आप लोग को पढ़ाने लगेगा, तो वो ऐसा नहीं होता है। उसका मांसपेशी वाला गुण नहीं देता है, वो डीएनए में जो गुण पाया जाता है वो उसके बच्चों में देता है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग जो है बात करेंगे, ये आप लोग को जीन बताए। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछ देगा, तो ये डीएनए का जो है आकार कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स होता है। ये जो है देख रहे हैं, और इधर से ये डबल हेलिक्स है। एक इधर से धागा लाइक स्ट्रक्चर है और इधर से एक रस्सी लाइक स्ट्रक्चर, मतलब दोनों धागा लाइक स्ट्रक्चर है, दो टाइप से है। तो इससे यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आप इसको तो बोलिए दूध कुंडली नामक, या डबल हेलिक स्ट्रक्चर इंग्लिश में बोले तो इसको डबल हेलिक स्ट्रक्चर कहेंगे। तो यहाँ तक आप लोग को डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछता है और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए, इस डीएनए का जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिक स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर में जो ये एक रस्सी टाइप का होता है, इसी रस्सी टाइप को जो है, इसी रस्सी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इस रस्सी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, और यहां जो इस बिंदु पे आकर के जो मिलता है इसको जो हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है उस चीज को हम लोग आगे समझते हैं। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाया जाता है, थायमीन, ये सब जितना भी चीज है, ये सब चीज को हम लोग समझते हैं। आप लोग को हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, आप लोग को डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इसमें डबल धागा लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब बात करें आरएनए का, तो आरएनए का जो है स्ट्रक्चर होता है ये वन धागे नुमा होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जिस तरह इसमें डबल हेलिक्स है तो इसमें सिंगल होगा। ठीक है, इसमें सिंगल होता है आरएनए में। ठीक है, और ये हमारे बॉडी में डीएनए का बात करें तो हमारे बॉडी में
50% डीएनए जो होता है वो हमारा स्पर्म में, फीमेल में बोलिए तो ओवम में पाया जाता है। 50% जो है ये स्पर्म में या ओवम में पाया जाता है, हमारा बॉडी का 50% हिस्सा। ठीक है, तो एक बात आता है कि डीएनए जांच का परीक्षण या डीएनए का परीक्षण। देखिए, किसी भी, जैसे कोरोना हुआ तो उसमें तो डीएनए पाया नहीं जाता है, तो उसको जो है आरएनए से कन्वर्ट करके डीएनए बनाया जाता है, फिर उसका जो है परीक्षण किया जाता है। तो देखिए, जैसे आप लोग को बताए, मानिए कि 2 लेडीज है और दोनों का बच्चा जो है समान है, समान स्ट्रक्चर का, उसका आंख, नाक, कान सब सेम मिल रहा है, ऐसा होता भी है। ठीक है, तो समान है। अब दोनों का बच्चा गायब हो गया या चोरी हो गया, जो भी हुआ, तो चोरी हो गया, तो अब वो क्या कर रही है कि बच्चा खोज रही है, बच्चा को खोज रही है, और जिसमें जो है एक का पता चल जाता है, एक मिल जाता है। तो एक औरत बोल रही है, एक लेडीज बोल रही है कि वो मेरा बच्चा है, और दूसरा बोल रहे हैं कि वो मेरा है। ठीक है, तो ये कैसे पता लगाया जाएगा कि वो उसी का है या इस औरत का है? औरत ए का है या औरत बी का है? दोनों में लड़ाई हो जाता है, वो कहती है ये मेरा है, वो कहती है ये मेरा है। तो उसके लिए यहाँ एक प्रक्रिया किया जाता है कि डीएनए का परीक्षण किया जाता है, मतलब डीएनए जांच होता है किसका बच्चा है। तो डीएनए जांच से ही पता चलता है कि वो किसका बच्चा है। जब डीएनए का इसका तो लास्टली एक ही उपाय होता है, डीएनए के मदद से जो है उसका पता लग जाता है कि किसका बच्चा है। तो डीएनए जांच की मदद से हम लोग को जो है किसी को पहचान करने में, किसका बच्चा है, किस माता पिता का बच्चा है, उसको आसानी से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो और आप लोग को बताए थे कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो ये जो सिंगल लाइक धागानुमा जो है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बताए। और यही न्यूक्लियोटाइड, जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में आकर के एक जगह मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है? क्रोमेटिन। ठीक है, यहां तक आप लोग को पता चल गया होगा। तो अब बात आती है कि आप लोग को ये पता है कि ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड है। तो ये डीएनए में न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए का स्ट्रक्चर में ये न्यूक्लियोटाइड है। अब बात आएगा कि आपसे ये पूछा जाएगा कि न्यूक्लियोटाइड जो है ये किस चीज सब का बना होता है, किस तत्व का बना होता है? तो न्यूक्लियोटाइड का बात करेगा तो यह न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट का बना होता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछ देगा कि न्यूक्लियोटाइड जो है यह कौन सा एलिमेंट का बना होता है, कौन सा तत्व का बना होता है? तो कुछ बच्चे यहाँ जवाब दे देते हैं नाइट्रोजन, बेस, सुगर, ये सब जवाब दे देते हैं। तो ये सब तो आप लोग को बेस हो गया, क्षार हो गया। लेकिन यदि तत्व के बारे में पूछे तो इसमें फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस का ही बना होता है ये फॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट का बना होता है। तत्व के बारे में पूछे तो फॉस्फेट, यदि बेस के बारे में पूछे तब आप लोग नाइट्रोजन बेस जवाब दीजिएगा, न कि यदि तत्व पूछे तो नाइट्रोजन बेस जवाब दीजिएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ याद रखिएगा कि यह फॉस्फेट तत्व का बना होता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब देखिए सबसे आसान तरीका है इसको याद करने का कि यह तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट का बना होता है। तो इसको आसानी से याद कर लीजिए कि यदि न्यूक्लियोटाइड किस चीज का बना है तो सुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, ये तीनों चीज का याद कर लीजिए, सुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट। ठीक है, यही न्यूक्लियोसाइड का हिस्सा है सुगर और नाइट्रोजन बेस, मतलब न्यूक्लियोसाइड में ही जो है सुगर और नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। ठीक है, तो अब इसका हिस्सा हो गया सुगर और नाइट्रोजन बेस। तो ये शुगर का बात करें तो डीएनए में जो पाया जाता है शुगर, वो कौन सा शुगर पाया जाता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर। और आरएनए की बात करें तो आरएनए में जो पाया जाता है वो राइबोज शुगर पाया जाता है। तो ठीक है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए में राइबोज शुगर। ठीक है, और ये नाइट्रोजन बेस का बात करें तो ये नाइट्रोजन बेस भी जो है इसको 2 हिस्से में बांटा गया है। एक का नाम है पायरीन और एक का नाम है पायरेडमिन। ये छोटा होता है, ये पायरेडमिन बड़ा होता है। लिखने का आकार में भी पायरीन छोटा है और पायरेडमिन बड़ा है। तो इसका नाइट्रोजन बेस का 2 हिस्सा है, पायरीन और
पैरिडमिन, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। पायरीन का कंपोनेंट जो होता है, कंपोनेंट का नाम है एडिनिन, एडिनिन, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट जो है इसका गुआनिन, ठीक है। पायरीन का कंपोनेंट है एडिनिन और गुआनिन, और पैरिडमिन का कंपोनेंट है थाइमिन और साइटोसिन, ठीक है। तो ये चार, इसका कंपोनेंट नाइट्रोजन बेस का कंपोनेंट का बारे में पूछ देगा तो ये पायरीन और पैरिडमिन, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, यही एडिनिन, गुआनिन और थाइमिन साइटोसिन जो होता है यह डीएनए में होता है, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यही डीएनए में जो है एक दूसरे से जुड़ा होता है। ये एडिनिन जो होता है ये थाइमिन से जुड़ा होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके, और ये गुआनिन जो होता है ये साइटोसिन से जुड़ा होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। तो यदि आप लोग को एडिनिन किस पूछा जाएगा, एडिनिन किससे जुड़ा होता है तो थाइमिन से, गुआनिन किससे जुड़ा होता है तो साइटोसिन से। इसको आसान तरीका से याद रखिए। यदि पायरीन का कंपोनेंट पूछ दिया तो आप लोग याद रखिएगा एजी। जैसे कोई पत्नी अपने पति को कहती है एजी इधर सुनिए, एजी मतलब अबे गधा, अबे गधा इधर सुनिए, ठीक है। तो ये एजी याद रखिएगा। यदि इसके बारे में पूछा जाए पैरिडमिन का कंपोनेंट के बारे में टीसी, तो ठीक है, यहाँ जो है ए जो है टी से जुड़ा होता है, मतलब एडिनिन जो है थाइमिन से जुड़ा होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, और ये जो जी है मतलब गुआनिन जो है ये साइटोसिन से जुड़ा होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। ये आप लोग को जो है डीएनए का स्ट्रक्चर में भी दिखाए हैं कि एडिनिन जो है थाइमिन से जुड़ा है, गुआनिन जो है ये साइटोसिन से जुड़ा है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। तो ये सब जो है कंपोनेंट का बात हो गया, ठीक है। अब आरएनए की बात करें तो आरएनए और डीएनए में थोड़ा सा ही अंतर होता है। ये क्या होता है कि इसमें जो है थाइमिन के जगह जो है, ये आरएनए में थाइमिन के जगह जो है यूरेसिन पाया जाता है। यहाँ एडिनिन से जो जुड़ता है ये यूरेसिन जुड़ता है, और गुआनिन के जगह तो गुआनिन से जो साइटोसिन तो जुड़वे करता है, लेकिन एडिनिन के जगह जो है ये चेंज हो जाता है, यहाँ यूरेसिन जुड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आरएनए का बात। तो ये पूरा हम लोग डीएनए के बारे में जाने। अब हम लोग थोड़ा बहुत जो है आरएनए के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसमें जो है राइबोज है, तो इसी राइबोज के वजह से जो है इसमें जो शुगर पाया जाता है राइबोज शुगर पाया जाता है। जैसे आप लोग को डीएनए में बताए थे डायऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है, तो इसमें आरएनए में जो शुगर पाया जाएगा ये राइबोज शुगर पाया जाएगा। और बेस का बात करें, क्षार का बात करें तो इसमें जो है यूरेसिल पाया जाएगा। जैसे कि आपको डीएनए में बताए थे थाइमिन पाया जाता है, तो थाइमिन के जगह जो है आरएनए में जो है डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, लेकिन उसी थाइमिन के जगह जो है आरएनए में जो है यूरेसिल नामक बेस पाया जाता है, ठीक है। तो डीएनए का रचना का बात करें तो डीएनए का रचना जो है एक कुंडली नुमा होता है, ठीक है। मतलब जिस तरह ये देख रहे हैं, जिस तरह डीएनए में डबल हेलिक्स था तो इसमें जो है 1 हेलिक्स होगा, ठीक है। तो ये हो गया रचना का बात। अब इसका कार्य का बात करें तो ये काम क्या करता है, आरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। प्रोटीन संश्लेषण समझिए, प्रोटीन संश्लेषण मतलब होता है प्रोटीन बनाने का काम, प्रोटीन निर्माण का काम। प्रोटीन निर्माण अब कैसे होता है देखिए, यह जो प्रोटीन बनता है लगभग जो है 20 एमिनो एसिड को मिलाकर के जो है एक प्रोटीन का निर्माण होता है। 20 प्रकार का जब एमिनो एसिड मिलेगा तो एक प्रोटीन का निर्माण होगा। तो हमारे बॉडी को जो है प्रोटीन का जरूरत होता है, तो उसके लिए चाहिए हम लोग को 20 प्रकार का एमिनो एसिड। तो हमारे शरीर में जो है पहले से जो है 10 प्रकार का जो है एमिनो एसिड पाया जाता है। तो और हमारे बॉडी को चाहिए 10 प्रकार का एमिनो एसिड प्रोटीन बनाने के लिए, ताकि जो है हमारा बॉडी में जो है प्रोटीन बन सके। यह 10 प्रकार का यह जो 10 प्रकार का एमिनो एसिड होता है यह कहाँ से आएगा, हम लोग जो खाना खाते हैं वहां से आता है,
ठीक है। तो वहां से 10 प्रकार का एमिनो एसिड आता है और हमारे बॉडी में जो पहले से 10 प्रकार का एमिनो एसिड होता है, दोनों मिला करके जो है एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है। तो जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो फिर वह जो 10 प्रकार का एमिनो एसिड होता है उसको जो है हमारे बॉडी में जो प्रोटीन बनाने तक काम करता है, तो उसको जो है 3 प्रकार के आरएनए काम करता है। हमारे बॉडी में 3 प्रकार के आरएनए काम करता है जो कि प्रोटीन बनाने तक उसको मदद करता है। तो देखिए, पहला है एमआरएनए। एमआरएनए मतलब छोटी एम है तो मैसेंजर आरएनए। ठीक है। इसका क्या काम है कि जैसे हम बॉडी में भोजन लेते हैं और उसका जैसे पाचन होता है तो एमिनो एसिड बनता है, वहाँ जो है तो कौन हमारे बॉडी के 10 प्रकार का आप लोग को पहले से पता है कि हमारे शरीर में एमिनो एसिड होता है, और जो 10 प्रकार के एमिनो एसिड है जैसे हम लोग भोजन करेंगे पचेगा, तो ये जो दूसरा एमआरएनए है, एमआरएनए जो है ये द्वारवे पे खड़ा रहता है। द्वारवे पे खड़ा रहेगा, ये पहचानेगा जो है हमारे बॉडी में जो है, और हमको जो है क्या प्रकार का जो है एमिनो एसिड का जरूरत है, ये टुकुर 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 करके देखते रहेगा द्वारवा पे कि कौन जो है हम लोग को बॉडी का जरूरत है। जैसे पता चला इसको ये दूसरा जो है ये एमिनो एसिड जरूरी है, तब हम लोग प्रोटीन बना सकते हैं। ये दूसरा अपना ने हिल करके ये गांठ की तरह रहता है, हिलता जुलता नहीं, ये खबर कर देगा किसको, टीआरएनए को, मतलब ट्रांसफर आरएनए को। कहेगा एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए मैसेज करेगा, अरे सुन 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 सुन, आ गया, अरे आ गया, यही एमिनो एसिड जरूरी है, लो जल्दी लो, हम लोग को प्रोटीन बनाना। तो इस दूसरा तुरंत खबर कर देता है टीआरएनए को। टीआरएनए दौड़ते आ जाता है सटाक तबर दुबरवा पे, तुरंत दौड़ के आएगा, ये पकड़ के रखता है, तुरंत टीआरएनए लेगा वहां से इसको पहुंचा देगा कहां, आरआरएनए तक। मतलब एमआरएनए पहचान का काम किया और टीआरएनए जो है एमआरएनए से के पास से उठा करके जो है आरआरएनए तक पहुंचा देता है। तो टीआरएनए जो है परिवहन का काम किया। ठीक है। अब ये टीआरएनए उठा करके कहां डाल देगा, ले जाके ससुरा को दे देगा आरआरएनए को, चलो लो लो अब जल्दी जल्दी तुम बना लो। ये क्या करता है, ये आकर के 10 पहले से रहता है, 10 और मिला करके 10 प्रकार का और एमिनो एसिड मिला करके जो है एक प्रोटीन का निर्माण कर देता है आरएनए, मतलब राइबोसोम आरएनए। ठीक है। तो आप लोग को बताए गए थे कि राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाने में मदद करता है। अब आरआरएनए के पास जा करके जो है एक प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा और हमारा बॉडी में जो है प्रोटीन का काम पूरा करेगा। तो इस प्रकार से जो है हमारे बॉडी में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आरआरएनए क्या काम करता है कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, मतलब प्रोटीन को पहचानने, एमिनो एसिड को पहचानने में जो है हेल्प करता है। तो ये आप लोग को आरआरएनए का बात हो गया। यदि आपको पहचान के बारे में पूछा जाए तो ये एमआरएनए करता है मैसेंजर आरएनए, और टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए या परिवहन का काम करता है एमिनो एसिड को, और आरआरएनए का बात करें तो यह प्रोटीन निर्माण का काम करेगा। ठीक है। आप लोग को बताए भी कि 20 प्रकार का एमिनो एसिड मिला करके जो है एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये आरआरएनए आप लोग को भी समझ में आ गया, डीएनए भी अच्छा से समझ में आ गया होगा, आरआरएनए भी समझ में आ गया होगा। वैसे यदि किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि आप लोग को जो है हमारे ओर से जो है आप लोग को बताया जाए ताकि कहीं भी दिक्कत ना रहे। ठीक है। ये तो डीएनए आरएनए आप लोग को समझ में आ गया, न्यूक्लिक एसिड समझ में आ गया। अब ठीक है, अब देखिए हम लोग यहां तक खत्म कर चुके हैं। अब कुछ इसमें बचा नहीं है डीएनए आरएनए में। ठीक है। तो इस तरह हमारे साथ बने रहिए। ठीक है। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है। और जो आज चैनल पे आए हैं वो सबसे पहले जो है आप लोग जाके पिछला जो है वीडियो देख लीजिए ताकि आगे का जो है वीडियो जो हेल्पफुल हो, आप लोग समझ सके।
समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए जो है आप लोग पिछला वीडियो देखिए। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ।